जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण पढ़ लिया है और उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में थोड़ा आपका दोस्तों रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। उत्तरी उत्तरी अमेरिका के बारे में यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसकी स्थिति के बारे में आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या स्थित है और उत्तर में दोस्तों आपका आर्कटिक वृत्त स्थित आर्कटिक सागर स्थित है। नॉर्थ में उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ में आपका आर्कटिक सागर स्थित है और पूर्व में अगर बात करें तो इसके आपका अटलांटिक महासागर स्थित है और वेस्ट की तरफ आपका प्रशांत महासागर है और साउथ में आपका दोस्तों साउथ में आप कह सकते हो कि साउथ में आपका साउथ अमेरिका स्थित है और इसके साउथ अमेरिका और आपका उत्तरी अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों जो अलग करते हैं वो आपका पनामा नहर अलग करती है और पनामा नहर जो दोस्तों आपका प्रशांत महासागर और आपका इधर अटलांटिक महासागर इन दोनों को कनेक्ट करती है। और उत्तरी अमेरिका के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसकी जो खोज हुई थी कोलंबस ने 1492 में की थी और इसकी दोस्तों एरिया में आपका नॉर्थ अमेरिका सबसे तीसरे नंबर पर था और आपका पॉपुलेशन में चौथे नंबर पर ये सबसे बड़ा महाद्वीप था। देश इसमें 23 आते थे दोस्तों और आपका अगर एरिया में मैंने दोस्तों बताऊं, एरिया में आपका सबसे बड़ा जो देश था इसके अंदर उत्तरी अमेरिका के अंदर वो आपका कनाडा था और पॉपुलेशन में आपका यूएसए था। और दोस्तों इस तरीके से हमने पर्वतों के बारे में भी जाना था। पर्वतों के बारे में दोस्तों इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में भी जाना था, जिसमें दोस्तों पहला हमने जाना था रॉकी पर्वत जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर थी और जो कि कनाडा से लेकर यूएसए और मैक्सिको तक जाता था और जिसकी दोस्तों हमारे जो रॉकी पर्वत है इसकी अगर हाईएस्ट पीक के बारे में बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पीक अल्बर्ट थी और एक दोस्तों आपका अलास्का जो प्रांत था अलास्का जो कि आपका यूएसए का ही भाग था, अलास्का पर्वत था। अलास्का पर्वत के बारे में भी जाना था जिसकी हाईएस्ट पीक जो थी वो मैकिनले थी और मैकिनले को हम डेनली के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, अभी वर्तमान में नाम डेनली हो गया उसका। और दोस्तों अल्पेशियन पर्वत और सिएरा नेवेदा पर्वत, मैकेंजी पर्वत, ये सभी के सभी पर्वतों के बारे में हमने जाना था। और साथ में दोस्तों नेक्स्ट हमने ये भी जाना था कि कनाडा और आपका जो कनाडा था दोस्तों और जो यूएस था, यूएसओ यूएसए को और कनाडा को जो दोस्तों एक लाइन इन दोनों देशों को डिवाइड करती थी जो कि दोस्तों आपका 49 अक्षांश था। 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और यूएसए को अलग करता था, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में एक सीमा बनाता था। और साथ ही साथ में दोस्तों आपकी जो पांच जो झील थी जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते थे और ये भी दोस्तों आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती हैं। और एक दोस्तों एक नहर थी जिसका नाम था सेंट लॉरेंस नहर। सेंट लॉरेंस नदी जो थी दोस्तों यह भी आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में ये दोनों दोस्तों ये भी अपनी कनाडा और यूएसए के बीच में दोस्तों सीमा बनाते हैं। इस तरीके से आपका दोस्तों जो 49 डिग्री अक्षांश है और आपका जो 5 जो ग्रेट लेक्स थी और आपका सेंट लॉरेंस नदी थी, ये तीनों मिलकर कनाडा और यूएसए की सीमा बनाते हैं दोस्तों और यह विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ये दोस्तों आपकी विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है जिसकी लंबाई दोस्तों 8,900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह दोस्तों जो सीमा रेखा थी यह विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा थी। इस तरीके से दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था और आपकी जल संधियों के बारे में भी बता देता हूँ। जल संधियों के बारे में पढ़ा था, जल संधि में दोस्तों पढ़ा था एक बेरिंग जल संधि थी जो कि हमारा दोस्तों आपका रूस रूस जो कि एशिया है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है
और एक अलास्का जो कि यूएसए का भाग है दोस्तों, इन दोनों को अलग करती थी। और बेरिंग्स जल संधि जो थी दोस्तों आपकी बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती थी। और आपका रूस जो कि एशिया में पड़ता है, और अलास्का जो कि आपका यूएसए का भाग है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो आप दोस्तों इन दोनों को देशों को अलग करती है आपकी बेरिंग जल संधि। और दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो अलग करती है वो आपकी जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। दूसरी दोस्तों आपकी हडसन की जल संधि थी। हडसन की जल संधि ये आपकी हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती थी। और आपकी दोस्तों जो देश की बात करते हैं तो वो एक बफ्फन द्वीप था, और दोस्तों उंगावा प्रायद्वीप था। इन दोनों को अलग करती थी आपकी हडसन की जल संधि। और मैंने आपको दोस्तों बताया भी था ये सभी। इसकी बफ्फन जो द्वीप है आपका कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, और जिसकी दोस्तों अगर हम विश्व का ये सबसे पांचवा बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे पांचवा बड़ा द्वीप है, और सबसे बड़ा विश्व का दोस्तों जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड बताया था मैंने। और झीलें भी बताई थी दोस्तों आपकी पांच जो महान लेक्सों के नाम से जिनको जानते थे, उनमें से दोस्तों आपकी एक सुपीरियर थी। सुपीरियर दोस्तों कनाडा और यूएसए के बीच में आती थी। आपका एक मिशिगन थी। मिशिगन दोस्तों ये आपकी यूएसए के अंदर आती थी, इसके तट पर ही आपका शिकागो शहर स्थित है। एक दोस्तों ह्यूरोन थी, और एक एरी झील, और एक ओंटेरियो झील। ये आपकी पांच जो झीलें थी वो दोस्तों आपकी ग्रेट ग्रेट लेक्स के नाम से इनको जाना जाता है। और दोस्तों एक जो आपकी सुपीरियर जो झील थी, और आपकी एक ह्यूरोन जो झील थी, इनके बीच को इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली जो नहर थी उसको हम सू नहर के नाम से भी जानते थे। और दोस्तों कनाडा कनाडा के बारे में भी मैंने आपको कुछ लेक्स के बारे में बताया था। ग्रेट बियर एक झील थी, और एक ग्रेट स्लेव थी। और एक आपकी दोस्तों इसमें विनपेग, ये आपको नई मैंने बताई है। विनपेग भी आपकी एक ये झील है। विनपेग झील है दोस्तों आपकी कनाडा में। और रेंडियर झील, ये दोनों तीनों तो बता चुका था दोस्तों। ग्रेट बियर और आपकी ग्रेट स्लेव और आपकी ये विनपेग झील और रेंडियर झील, ये आपकी दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की झील, वो उत्तरी अमेरिका की झील थी। नदियों में दोस्तों मैंने आपको बताया था, जल संधि हो गई हमारी दोस्तों, पर्वत हो गई और झील भी हो गई। और नदियों के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था, जो कि हमारी एक नदी थी मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी तो जिसकी दोस्तों लंबाई की अगर बात करते हैं तो मिसिसिपी जो नदी थी वो दोस्तों आपकी जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 3734 मैंने आपको बताया था किलोमीटर। और यह आपकी यूएसए में बहती है, और यह दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपकी मिसिसिपी है, और यह दोस्तों विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह भी मैंने आपको पॉइंट बताया था दोस्तों। एक नदी थी हडसन की नदी। हडसन की नदी दोस्तों इसके इसके तट पर आपका न्यूयॉर्क सिटी आपका इसके तट पर ही बसा हुआ है। एक थी दोस्तों कोलोराडो नदी, और जिस जो कि आपका ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। और विश्व का जो सबसे बड़ा कैनियन है वो दोस्तों आपका कोलोराडो नदी ही बनाती है। एक दोस्तों नदी थी पोटोमैक नदी, जो दोस्तों इसके तट पर आपका यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी इसी के तट पर स्थित है, पोटोमैक नदी के तट पर। और एक दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बताया था, जो कि आपके यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। और आपको दोस्तों घास के मैदान भी मैंने बताए थे। घास के मैदान में मैंने आपको बताया था प्रेयरी घास का मैदान, जो कि आपका टेम्परेट जोन जो कि दोस्तों आपका यूएसए और कनाडा में स्थित है। आप पेरी कह सकते हो, आप प्रेरी कह सकते हो, या आप प्रेयरी कह सकते हो, ये एक ही बात होती है दोस्तों। और ये प्रेयरी जो घास के मैदान ये ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों इनको इन घास के मैदान को शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आप एक कह सकते हो टेम्परेट जोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और दोस्तों ग्रीनलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक आपका ये भी एक द्वीप है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये इस पर दोस्तों जो ये आपका जो भौतिक भाग है, जो कि आपका ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का ही भौतिक भाग है, और इस पर जो राजनीतिक अधिकार है वो दोस्तों आपका डेनमार्क का है। डेनमार्क जो कि आपका यूरोप का एक कंट्री है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रीनलैंड में एक आपकी स्कीमो नाम की एक जनजाति निवास करती है, जो कि आपके यहाँ बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। उनको हम इग्लू के नाम से
जानते हैं। और ये जो ग्रीनलैंड आपका जो है ये दोस्तों आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको 5 मिनट के अंदर पूरा नॉर्थ अमेरिका रिवीजन करवा दिया, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप रिवीजन करवा दिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साउथ अमेरिका के बारे में जानते हैं। और साउथ अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, साउथ अमेरिका जिसे हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अगर हम दोस्तों अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर जो देश आते हैं वो आपके 12 आते हैं। इस महाद्वीप के अंदर दोस्तों 12 देश हैं। हालांकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक देश और जोड़ दिया जाता है तो 13 भी देश कभी कभी देख लिए जाते हैं। क्योंकि एक देश है जो दोस्तों आपका गुआना, गुआना जो कंट्री है, गुआना है दोस्तों आपका एक। सूरीनाम इधर पड़ता है। और फिर आपका एक दोस्तों है फ्रेंच गुयाना। एक दोस्तों कंट्री है फ्रेंच गुयाना, और जिस पर दोस्तों आपके फ्रांस का अधिकार है। और इसलिए दोस्तों कभी कभी इसको भी जोड़ लिया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। लेकिन दोस्तों जो फ्रेंच गुयाना है वो आपका फ्रांस के अधिकार में आता है। और इसलिए हम इसको दक्षिण दक्षिण अमेरिका में दोस्तों इस कंट्री को जोड़ते नहीं है। और अगर हम इसको भी जोड़ लेते हैं तो दोस्तों हमारे दक्षिण अमेरिका में आपके 13 देश हो जाते हैं। कितने देश हो जाते हैं दोस्तों? 13 देश हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देश समझ में आए होंगे। 13 देश में अगर दोस्तों मैं आपको गिना देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे एक हमारा दोस्तों ब्राज़ील है, ब्राज़ील, एक अर्जेंटीना है दोस्तों, और आपका दोस्तों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। ये दोस्तों पेरू हो जाएगा हमारा, फिर चिली आ जाएगा पूरा यहाँ तक। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें दो देश ऐसे और हैं आपके। एक दोस्तों आपका बोलिविया, एक आपका दोस्तों बोलिविया हो गया, और एक आपका है पराग्वे, दूसरा पराग्वे। ये दोस्तों दो कंट्री ऐसे हैं, और ये दो कंट्री ऐसे हैं जो कि आपकी समुद्र के साथ सीमा को नहीं लगाते हैं। समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, यानी ये आपके दोनों कंट्री लैंडलॉक कंट्री हैं, जो कि ये आपकी सीमा नहीं लगाते हैं समुद्र के साथ। ये आपके लैंडलॉक कंट्री हैं दोस्तों। आप कह सकते हो कि ये आपके चारों तरफ जमीन से घिरे हुए हैं। ये दो कंट्री साउथ अमेरिका महाद्वीप के ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपकी समुद्र की सीमा से नहीं लगाते हैं अपनी बाउंड्री को। और बाकी जितने भी देश हैं वो अपने सभी के सभी अपनी सीमा समुद्र से लगती है। उन सभी देशों की सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। और दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों दो देश ऐसे हैं, एक आपका बोलिविया, एक पराग्वे। इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, और बाकी सभी देशों की सीमा समुद्र से लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों ये आपके दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर आपका बोलिविया स्थित है, और इस ये यहाँ पर बोलिविया स्थित है, फिर नीचे आपका पराग्वे स्थित है। इस तरीके से दोस्तों ये आपके लैंडलॉक कंट्री है। और इसके इधर अगर आप जाओगे तो यहाँ पेरू मिलेगा, फिर उसके बाद नीचे आपका दोस्तों चिली देखने को मिलता है। फिर इनके नीचे आपका अर्जेंटीना हो जाता है दोस्तों, और इधर आपका ये पराग्वे, और नीचे आपका उरुग्वे हो जाता है। और ये पूरा पोर्शन दोस्तों आपका ब्राज़ील का पड़ जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये आपके लैंडलॉक कंट्री हो जाते हैं, बोलिविया और पराग्वे, और इनकी सीमा आपकी समुद्र से नहीं लगती है। बाकी के सभी देश जितने भी हैं इनकी सीमा आपकी समुद्र से लगती है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो यानी एरिया के आधार पर देखें तो यह चौथा सबसे बड़ा अ, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों अगर जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो यह आपका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका दोस्तों हमारा क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। और दूसरा दोस्तों दक्षिण अमेरिका हमारा जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो ये हमारा 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे।
और दक्षिण अमेरिका में दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, यानी एरिया के आधार पर, और आप दोस्तों जनसंख्या के आधार पर अगर देखते हैं तो इन दोनों में दोस्तों जो सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वो है आपका ब्राज़ील। तो यही पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब दोस्तों दक्षिण अमेरिका की इस दिशाओं के बारे में देख लेते हैं कि इसके चारों तरफ क्या क्या स्थित है। इसके दोस्तों दिशाओं में देखते हैं तो इसके चारों तरफ क्या क्या स्थित है। अगर हम दोस्तों पूर्व की तरफ देखते हैं, यानी ईस्ट की तरफ देखते हैं, तो हमारा अटलांटिक महासागर स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका दोस्तों महाद्वीप के अगर पूर्व में देखते हैं तो हमारा अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दोस्तों नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में दोस्तों आपकी पनामा नहर स्थित है, और फिर आपका नॉर्थ अमेरिका लग जाता है दोस्तों। और इस तरीके से दोस्तों अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, तो हमें दोस्तों प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। और अगर हम दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अगर दक्षिण में जाएंगे तो हमें दक्षिण महासागर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे कि आपको देखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट और साउथ में क्या क्या स्थित है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों समझने हैं। अब जितने भी दोस्तों हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, चाहे एशिया के बारे में पढ़ा, अफ्रीका के बारे में पढ़ा, चाहे दोस्तों आपका नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा, और सब महाद्वीपों में दोस्तों हमने ये पढ़ा कि इनमें जो पाया जाता है आपका झील हो गए, पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, घास के मैदान हो गए, और जल संधियाँ हो गई, इन सभी के बारे में पढ़ा था। तो इसके आधार पर दोस्तों फिर से हम दक्षिण अमेरिका में ये सभी की सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनको भी दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पढ़ेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में पहला दोस्तों पॉइंट पढ़ेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो पर्वत आता है वो आपका एंडीज पर्वत आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और यह दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पर्वत है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों, यह आपका एंडीज जो पर्वत है यह आपका दोस्तों पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर कर लेता है। कैसे कर लेता है दोस्तों? जो हमारा एंडीज पर्वत है यह दोस्तों आपका कंट्री पड़ता है दक्षिण अमेरिका के ऊपर। आपका एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है कोलंबिया। आपका एक कंट्री पड़ता है दोस्तों, जैसे कि हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक कंट्री पड़ता है कोलंबिया। ये मान लो ये दोस्तों हमारा कोलंबिया कंट्री है। इसके इधर देखोगे तो दोस्तों ये आपका बोलिविया पड़ेगा, वो सॉरी दोस्तों वेनेजुला। यहाँ पर दोस्तों वेनेजुला, तो ये हमारा कोलंबिया है। तो यह दोस्तों एंडीज पर्वत जो है वो कोलंबिया से स्टार्ट होकर दोस्तों यह आपका जाएगा, ये आपका पेरू से होते हुए, और बीच में दोस्तों हमारा कोलंबिया एक कंट्री पड़ता है, फिर पेरू पड़ता है, फिर हमारा दोस्तों चिली पड़ता है। तो ये दोस्तों आपका, फिर हमारा दोस्तों नीचे इसके बगल में आपका थोड़ा दोस्तों यहाँ पर आपका अर्जेंटीना में भी चला जाता है, फिर चिली से होते हुए। इस तरीके से दोस्तों पूरे दक्षिण अमेरिका को यह कवर कर लेता है। और यह दोस्तों हमारा एंडीज पर्वत है, इधर की तरफ वेस्ट की तरफ एंडीज पर्वत है। तो इसलिए दोस्तों एंडीज पर्वत जो है वो आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप के दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित है। यानी यही दोस्तों पॉइंट है, वेस्टर्न कोस्ट पर यह स्थित है। और अगर हम दोस्तों इसकी लंबाई की बात करते हैं एंडीज पर्वत की, तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी दोस्तों 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो आपकी 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, यह हमारा जो पर्वत है, अगर हम दोस्तों पहले इसकी चोटी की बात कर लेते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक जो है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, यह आपकी माउंट एंकाकागुआ कहलाती है। इस एंडीज पर्वत की जो सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो माउंट एंकाकागुआ है। और यह दोस्तों हाईएस्ट जो पीक है यह
दक्षिण अमेरिका की दोस्तों सबसे हाईएस्ट पीक है। दक्षिण अमेरिका की दोस्तों यह सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी दक्षिण अमेरिका की ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों हमारे हिमालय जो पर्वत है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो दोस्तों जो कि हमारा माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। उसी तरीके से आपकी एंडीज पर्वत की अंकागुआ हो जाएगी। और यह दोस्तों लॉन्गेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड विश्व का, जिसकी ये वाला दोस्तों जो हमारा आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, 6962 इसकी लंबाई है। इस तरीके से ये दोस्तों हमारा एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत के बारे में आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अगर हम अपने दोस्तों इसकी लेक्स की बारे में बात करें, दक्षिण अमेरिका की लेक्स के बारे में यानी कि इसकी झीलों के बारे में बात करते हैं, तो झीलों की अगर बारे में बात करें तो हम इसकी झील जो है दोस्तों वो आपकी टिटकाका एक झील है। और टिटकाका झील की अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों हमारे एंडीज पर्वत के ही अंदर आती है, एंडीज पर्वत के ही अंदर आती है दोस्तों। और टिटकाका जो झील है, और इसकी दोस्तों आपको थोड़ा एक पॉइंट और बता देता हूँ माउंट एंकागुआ के बारे में। और माउंट एंकागुआ जो है ये दोस्तों हमारा अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में दोस्तों अर्जेंटीना के अंदर आता है, और यह आपका आपका मृत ज्वालामुखी है। अगर ये दोस्तों आपका ये सबसे सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है एंकागुआ जो है दोस्तों, आपका सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। और भी दोस्तों मैंने आपको बताए थे जैसे कि हमारा जो ओजोस डेल सलाडो है, यह भी आपका ओजोस डेल सलाडो है दोस्तों, यह भी आपका एंडीज पर्वत की एंडीज पर्वत की ऊंची एक चोटी है ओजोस डेल सलाडो। और ओजोस जो डेल सलाडो है यह भी दोस्तों हमारा एक सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये मैंने आपको जब बताया था दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया था जब, ओजस डेल सलाडो, यह भी दोस्तों हमारा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा दोस्तों यह भी हमारा ओजस डेल सलाडो। और दोस्तों इस ये जो हमारा एंडीज पर्वत है, इसकी एक और चोटी है जिसको मैंने आपको बताया था कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो दोस्तों कोटोपैक्सी है ये हमारे इक्वाडोर में स्थित है। और यह दोस्तों आपका कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है, और यह हमारा दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। यह भी पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने, ये भी पॉइंट आपको याद रखने, देखने किस तरीके से। और दोस्तों जो हमारा ये एंकागुआ जो है, ये हमारा अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित था। ये हमारा अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ये आपका स्थित है एंकागुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी झील थी, झील के बारे में बात करते हैं दोस्तों। टिटकाका जो झील है ये आपके एंडीज पर्वत के अंदर आती है दोस्तों। यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है आपकी टिटकाका झील। और यह दोस्तों हमारी हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है दोस्तों हमारे वर्ल्ड की। और जो दोस्तों बोलिविया की जो कैपिटल है ला पास, इसके तट पर ही स्थित है टिटकाका झील के तट पर ही स्थित है। चौथा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की जो नदी है उनके बारे में देखते हैं। और ये जो नदी है दोस्तों आपकी अमेजन नदी है, और यह भी दोस्तों आपकी एंडीज पर्वत से होते हुए
एंडीज पर्वत से होते हुए दोस्तों आपकी ये अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिरा देती है। और दोस्तों अगर हम अमेजन नदी की बारे में बात करते हैं तो यह आपकी दो देशों में प्रवाहित होती है, एक पेरू हो गया और एक आपका ब्राज़ील हो गया। ये आपका दोस्तों पेरू और आपके ब्राज़ील में यह प्रवाहित होती है। और इसलिए दोस्तों ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया की सेकंड दूसरी सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों यह है हमारी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इस सॉरी दोस्तों, ये आपकी लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। लार्जेस्ट मतलब आप कह सकते हो लार्जेस्ट दोस्तों आयतन में सबसे बड़ी नदी है, आयतन में ये सबसे बड़ी नदी है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन में। और ये दोस्तों लॉन्गेस्ट ही होगा आपका, लॉन्गेस्ट सेकंड जो हमारी अमेजन नदी है। सॉरी, लार्जेस्ट नहीं है दोस्तों, हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट ही है, क्योंकि नील नदी फर्स्ट है ना, सेकंड ही हमारी अमेजन नदी हो जाएगी। मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, जो हमारी जो नदी थी उनके बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया भी था कि हमारी कौन कौन सी नदी हैं जो कि आपकी सबसे लंबी है। मैंने आपको बताया था मिसिसिपी नदी जो थी हमारी चौथे नंबर की एक नदी थी। और इस तरीके से मैंने आपको नदियों के बारे में भी बताया था। और नेक्स्ट दोस्तों ये हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी वर्ल्ड की। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह है दुनिया की सबसे बड़ी, यानी कि आयतन में दोस्तों सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। आयतन में दोस्तों ये सबसे बड़ी नदी हो जाएगी हमारी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कह सकते हो और सेकंड सबसे लंबी नदी कह सकते हो। सेकंड सबसे लंबी नदी कहोगे दोस्तों इसको, और सबसे बड़ी नदी कहोगे आप इसको दोस्तों आयतन के आधार पर। और यह दोस्तों आपकी दोस्तों साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, यानी ये लिखा है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका की दोस्तों सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी, और ये आपकी लार्जेस्ट दोस्तों रिवर हो जाएगी वर्ल्ड की, आयतन में सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और जो ये दोस्तों हमारी अमेजन नदी है, यह आपकी भूमध्य रेखा से इक्वेटर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपको नोट में याद रखना है दोस्तों, अमेजन नदी की जो घाटी है और जिसमें दोस्तों आपके बर्फ वन पाए जाते हैं, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं, जो कि आपके सघन डेंस फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ से दोस्तों बहुत ऑक्सीजन निकलती है इन फॉरेस्ट से। दुनिया की ये जब से सबसे बड़े दोस्तों फॉरेस्ट हैं, और इसलिए दोस्तों इसको हम विश्व के फेफड़े भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं अमेजन के जो घन वन होते हैं उनको। और दूसरी जो नदी है दोस्तों ओरनिको नदी है, और ये ओरनिको नदी आपकी कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है। इसकी एक सहायक नदी है ओरनिको नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोनी नदी। और कैरोनी जो नदी है दोस्तों, ये आपकी कैरोनी नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है आपका एंजल जलप्रपात, जिसकी हाइट है 997 मीटर। और यह दोस्तों वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका एंजल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वेनेजुएला में। यह आपकी जो दोस्तों ओरिनको नदी है आपकी कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और इससे ऊपर वाली जो नदी है दोस्तों हमारी, ये जो अमेजन जो नदी है, ये अपना पानी अटलांटिक महासागर में गिरा देती है पेरू से बहती है। और अपना दोस्तों
ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में अपना पानी गिरा देती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, कैरोनी नदी जलप्रपात बनाती है दोस्तों, ओरनोको नदी की सहायक नदी है। तीसरी नदी है दोस्तों पराना नदी, और पराना नदी दोस्तों आपकी ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, पराना नदी। अब दोस्तों उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के हम कुछ मरुस्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो मरुस्थल है हमारा अटाकामा का मरुस्थल, और अटाकामा का मरुस्थल जो है दोस्तों, यह है आपका विश्व का सबसे सूखा यानी कि ड्राइजेस्ट आपका रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। और यह दोस्तों आपका चिली और पेरू में स्थित है। चिलू चिली, पेरू और दोस्तों एंडीज के पर्वत तक ये फैला हुआ है अटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पर दोस्तों आपके नाइट्रेट के भंडार देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और एक है दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल, यह आपका अर्जेंटीना में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट याद आए होंगे दोस्तों, याद आ रहे होंगे, याद हो गए होंगे। और दोस्तों हम दक्षिणी अमेरिका के कुछ घास के मैदान देख लेते हैं, ग्रासलैंड के बारे में देख लेते हैं। पहला जो दोस्तों है, ग्रासलैंड दो प्रकार के होते हैं, आपको ये बता देता हूँ। एक तो दोस्तों जहाँ गर्म क्षेत्र होता है, जहाँ पर दोस्तों गर्म क्षेत्र होता है, वहाँ पर आपके गर्म घास के मैदान होते हैं, जिन्हें हम उष्ण घास के मैदान कहते हैं। और जिन क्षेत्रों पर दोस्तों ठंडी ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपके ठंडे घास के मैदान होते हैं, जिन्हें हम शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। जैसे दोस्तों आप कह सकते हो जी, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर दोस्तों कर्क रेखा है, और इसके नीचे दोस्तों आपकी मकर रेखा है। ये दोस्तों 0 डिग्री, और ये आपकी कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। अगर इसके एरिया में दोस्तों जो भी आपके घास के मैदान रहेंगे, तो वो आपके उष्ण के घास के मैदान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ती रहती हैं। और इससे कर्क रेखा से ऊपर जो घास के मैदान देखने को मिलेंगे वो आपके शीतोष्ण रहेंगे, और आपके मकर रेखा से नीचे घास के मैदान जो देखने को मिलेंगे वो भी आपके शीतोष्ण रहते हैं। जो दोस्तों हमारा पहला है लानोस का घास का मैदान। लानोस का घास का मैदान है, ये दोस्तों हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि आपके गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों आपके वेनेजुएला में स्थित हैं। ये आपके वेनेजुएला के अंदर आते हैं दोस्तों लानोस के घास के मैदान। दूसरे हैं आपके दोस्तों सेलवास के घास के मैदान, यह भी आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और नेक्स्ट दोस्तों ये आपके ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील के अमेजन घाटी के अंदर दोस्तों आपको सेलवास के वन देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पंपास। पंपास ये दोस्तों आपके शीतोष्ण यानी कि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये घास के मैदान, और जिन्हें हम टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं। और यह दोस्तों आपके अर्जेंटीना और उरुग्वे में घास के मैदान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैंपोस यानी कंपास कहते हैं, और ये आपके दोस्तों उष्ण वाले हैं, शीतोष्ण नहीं, उष्ण घास के मैदान है। हालांकि कुछ भाग दोस्तों इनका शीतोष्ण में भी चला जाता है, लेकिन इसको उष्ण घास के मैदान माना जाता है। यह आपके ब्राज़ील यानी कि ये भी आपके अमेजन घाटी में देखने को मिलते हैं। कैंपोस हो गया, कपास हो गया, कंपास हो गया दोस्तों। और तीसरा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के जो पठार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो पठार हैं, पहला जो पठार दोस्तों है, पठार मैंने आपको बताया है दोस्तों, जमीन से ऊपर उठे हुए और ऊपर से समतल होते हैं। और दोस्तों हाईएस्ट लैंड होता है और रॉक के बने हुए होते हैं, जमीन से उठे हुए ऊपर से फ्लैट होते हैं, उनको हम प्लेट्यू कहते हैं। पहला है दोस्तों आपका ब्राज़ील का पठार, यह दोस्तों आपके ब्राज़ील में स्थित है, और इसी का एक भाग है दोस्तों जिसको हम मेट्रो ग्रामो पठार के नाम से जानते हैं। दूसरा है दोस्तों बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार है आपका बोलिविया देश में स्थित है। और तीसरा है गोयाना का पठार, यह आपका गोयाना देश में स्थित है। और चौथा है दोस्तों आपका पेंटागोनिया का पठार, यह आपके अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। और दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका के पास में दोस्तों, दक्षिण अमेरिका जो है उसके यहाँ पास में दोस्तों आपका फॉकलैंड आइलैंड स्थित है।
और फॉकलैंड आइलैंड जो है दोस्तों वो आपका साउथ अटलांटिक ओशियन में आता है, और इस पे दोस्तों जो अधिकार है वो यूके का अधिकार है। और यह जो दोस्तों फिजिकल जो पार्ट था वो साउथ अमेरिका का था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था दोस्तों। हमारे नॉर्थ अमेरिका का जो फिजिकल भौतिक जो भाग था वो आपका ग्रीनलैंड था, उसी तरीके से दोस्तों साउथ अमेरिका का जो भौतिक भाग है, यानी कि जो साउथ अमेरिका से टूट गया हो उसको दोस्तों फिजिकल पार्ट भौतिक भाग कहते हैं। जो ये दोस्तों आपका फॉकलैंड आइलैंड आइलैंड टूट गया था साउथ अमेरिका से, तो इसलिए दोस्तों फिजिकल पार्ट जो है वो आपका साउथ अमेरिका का है। और इस पे जो अधिकार है वो दोस्तों आपका यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है दोस्तों, जिसे हम पॉलिटिकल राइट्स के नाम से जानते हैं। बहुत ये राजनीतिक अधिकार है जो दोस्तों आपका यूके का है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।